हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज अनुपम। तो हम पढ़ रहे थे साउंड में हमने अभी तक क्या क्या देखा कि साउंड क्या होता है। साउंड क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, जैसे वाइब्रेशन के कारण, है ना। फिर हमने पढ़ा था कि साउंड कैसे प्रोपगेट होती है मीडियम में, सोर्स से निकलकर एंड तक कैसे पहुंचती है, हमने ये देखा था। इसके साथ ही हम साउंड के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा था कि उसके एम्पलीट्यूड, उसका फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ये सारी चीज़ें हम अभी तक डिस्कस करते आए हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, कि साउंड रिफ्लेक्ट कैसे करती है। तो अभी जो सबसे बड़ा हमारा पॉइंट है सबसे पहले वो है रिफ्लेक्शन। अब ये रिफ्लेक्शन क्या चीज़ है? तो रिफ्लेक्शन को समझने के लिए आप ऐसे समझो कि जैसे कोई बच्चा बॉल खेल रहा है, ठीक है, या हम ही बॉल खेल रहे हैं और उस बॉल को अगर हम किसी वॉल पे थ्रो करते हैं तो क्या होता है, ये यहाँ से बाउंस करके रिफ्लेक्ट बैक होके हमारे पास आता है वापस। या अगर किसी ज़मीन पे जब हम बॉल को थ्रो करते हैं तो वो वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होके बाउंस होके हमारे हैंड में आता है ना, या ऊपर आता है, ऊपर की तरफ आता है। तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। उसी प्रोसेस को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जैसे हम प्रीवियस क्लास में लाइट के बारे में पढ़ते थे कि अगर कोई लाइट किसी सरफेस पे इंसिडेंट होती है, आकर गिरती है, तो वहाँ से उस सरफेस से क्या होती है, वापस रिफ्लेक्ट बैक होती है ना, वापस रिफ्लेक्ट होती है। तो जिस तरह लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, सेम उसी तरह साउंड का भी रिफ्लेक्शन होता है। मतलब साउंड भी किसी वॉल पे अगर पड़े, है ना, आके इंसिडेंट हो, तो वो वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होती है, बाउंस होती है। तो सेम जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम पढ़ते थे, उसी तरह रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, इस क्लास में पढ़ना है। और इसमें जो साउंड का रिफ्लेक्शन का लॉ है वो भी सेम लाइट के रिफ्लेक्शन के लॉ के इक्विवेलेंट ही है। ठीक है, तो हम देखते हैं जैसे इस सरफेस पे लाइट इंसिडेंट हुआ और जब हम यहाँ पे क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो ये जो एंगल होता था हमारा, जिसको हम क्या बोलते थे, इंसिडेंट एंगल आई, तो वो किसके इक्वल होता था? इस एंगल के। ये कौन सा एंगल होता था हमारा? रिफ्लेक्टेड एंगल, है ना, आर। तो ये आई और आर हमारा क्या होता था? इक्वल होता था। ये हमने पढ़ा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रीवियस क्लास में। तो सिमिलरली यहाँ भी जब हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ते हैं तो यहाँ भी क्या कहता है कि जो ये साउंड वेव जब रिफ्लेक्ट होता है, साउंड वेव जब किसी वॉल पे इंसिडेंट होता है, तो उस समय नॉर्मल से जो एंगल बनाया इंसिडेंट एंगल, वही एंगल सेम होता है जब वो उस वॉल से रिफ्लेक्ट होता है। रिफ्लेक्ट होने के समय भी जब नॉर्मल से वो जो एंगल बनाता है ना, तो ये एंगल भी ये इंसिडेंट एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या कहता है कि साउंड का जो बाउंसिंग है, जो रिफ्लेक्शन है, कैसे एक बॉल की तरह ही होता है, एक रबर बॉल की तरह ही होता है। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है? हार्ड सरफेस। तो किसी हार्ड सरफेस पे जिस तरह से रबर बॉल का रिफ्लेक्शन होता है, इन द सेम वे साउंड का भी रिफ्लेक्शन होता है ना। उसी को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है क्या? तो जो ऑब्स्टेकल है, जो हमारा वॉल है, जो ऑब्स्टेकल है, वो एक तो बड़े साइज का होना चाहिए और साथ साथ या तो वो पॉलिश्ड हो, है ना। जैसे क्या होता था मिरर में लाइट का जो रिफ्लेक्शन है, उसके लिए भी हमें क्या चाहिए होता है? जो मिरर चाहिए होता था वो एक तरफ से क्या होना चाहिए? पॉलिश्ड होना चाहिए था, है ना। तो या तो वो पॉलिश्ड हो या फिर रफ हो, ठीक है, तब हमारा जो साउंड है वो रिफ्लेक्ट करेगा। और ये जो सरफेस है वो हार्ड होना चाहिए। हार्ड सरफेस बहुत ज़रूरी है। अगर सरफेस हार्ड नहीं होगा तो साउंड का क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगा, वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि इसके लॉज क्या होते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या कहता है कि जो इंसिडेंट साउंड वेव है, नॉर्मल, है ना, कहाँ पे? इंसिडेंट वेव पे। और जो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव है, ये तीनों जो है एक ही प्लेन में होना चाहिए। मतलब जो इंसिडेंट साउंड वेव है, जो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव है, और जो उनके बीच में जो नॉर्मल है, ठीक है, ये जो नॉर्मल है, ये तीनों सेम प्लेन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको ऊपर उठा दिया, इसका प्लेन अलग कर दिया, या इसका प्लेन अलग कर दिया, है ना। जैसे जब भी अगर प्लेन अलग कर देंगे तो फिर साउंड का रिफ्लेक्शन सही से होगा ही नहीं, अगर होगा भी तो हमें सुनाई नहीं देगा। तो ये तीनों जो है ना वो सेम प्लेन में लाई करता है। जैसे लाइट के केस में हमने पढ़ा था कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, और जो नॉर्मल है, वो तीनों क्या होता है? सेम प्लेन में लाई करता है। इन द सेम वे साउंड के केस में भी वही होता है कि जो इंसिडेंट साउंड वेव हो, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव हो, और इंसिडेंट पे जो हम क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो ये तीनों हमारा सेम लाइन में होना चाहिए, सेम प्लेन में होना चाहिए, एक ही प्लेन में होना चाहिए।
एक ही प्लेन में होना चाहिए, अलग अलग प्लेन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ हमने रिफ्लेक्शन में एक और क्या पढ़ा था कि जो इंसिडेंट एंगल है आई, इंसिडेंट एंगल कौन सा एंगल होता है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, तो वैसे ही इंसिडेंट साउंड वेव नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है यहाँ पे, तो ये जो इंसिडेंट साउंड वेव का एंगल है, इंसिडेंट एंगल है, और जो रिफ्लेक्टेड एंगल है, ये दोनों क्या होता है आपस में इक्वल होता है, ठीक है। तो ये दोनों रूल, दोनों लॉ साउंड का है, सेम वैसे ही जैसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि इको क्या होता है। एक एक्टिविटी देखते हैं जो हमारे एनसीईआरटी में गिवन है। जैसे मान लो कि यहाँ एक अलार्म क्लॉक है और यहाँ कोई सुनने वाला है, ठीक है, कोई लिसनर है, इनके बीच में दो पाइप लगी हुई हैं। तो क्या कहता है कि इस ईयर तक ये साउंड जो यहाँ से जनरेट हो रहा है वो कब सुनाई देगा, जब ये दोनों क्या है ना इस नॉर्मल से सेम एंगल पे होंगे, है ना, सेम एंगल पे होंगे। क्या करो, जैसे इसका इस एक्टिविटी में जैसे इसको पहले थोड़ा इधर खिसकाया, है ना, थोड़ा इधर खिसका के देखो, थोड़ा इधर खिसका के देखो, क्या है साउंड सही से सुनाई नहीं देता है। लेकिन जैसे ही ये एंगल, ये जो आई है और ये जो आर है, ये जैसे ही ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं तो साउंड परफेक्टली सुनाई देता है। क्यों सुनाई देता है परफेक्टली, यहाँ से जो साउंड वेव ऐसे जनरेट होता है वो रिफ्लेक्ट होके, है ना, रिफ्लेक्ट होके ईयर तक पहुँचता है। तो जैसे ही ये आई और आर इक्वल होता है ये सुनाई देने लगता है। और ये तीनों क्या होता है एक प्लेन में होता है, इनमें से कोई भी अगर एक ऊपर कर दे तो सुनाई नहीं देगा, तीनों में एक भी ऊपर कर दे तो अच्छे से सुनाई नहीं देगा, या आगे पीछे खिसका दे तो भी सुनाई नहीं देगा। तो ये एक्सपेरिमेंट या ये एक्टिविटी इसी बात को प्रूव करता है कि हमारा साउंड कैसे रिफ्लेक्ट होता है, उनका एंगल कैसे होना चाहिए, एक दूसरे से इक्वल होना चाहिए और तीनों एक प्लेन में होना चाहिए, राइट। और जो भी साउंड हम सुनते हैं, जो भी साउंड हमारे कानों तक आती है, वो हमारे ब्रेन पर कितनी देर तक रहता है। तो हमारे ब्रेन पे कोई भी साउंड जब आता है ना तो 0.1 सेकेंड तक रहता है। मतलब अगर हम किसी दो साउंड को सुन रहे हैं, दो वॉइस को सुन रहे हैं, तो उनके बीच का जो डिफरेंस है ना, मतलब आने का, वो 0.1 सेकेंड से ज़्यादा होता है। जैसे दो साउंड 0.1 सेकेंड के अंदर आएगा तो क्या होगा, हमें सुनाई ही नहीं देगा, एक ही साउंड सुनाई देगा, क्योंकि क्या है हमारे कान में सिर्फ एक ही साउंड तब तक रहेगा, हमारे ब्रेन तक 0.1 सेकेंड तक एक साउंड रहता है, जब वो साउंड हटता है फिर दूसरा साउंड आता है। तो इसको क्या बोलते हैं, परसिस्टेंस ऑफ साउंड बोलते हैं। एक साउंड हमारे ब्रेन पे कितनी देर के लिए परसिस्ट करता है, 0.1 सेकेंड तक। तो दो साउंड क्लियरली सुनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके बीच का जो इंटरवल है ना वो 0.1 सेकेंड से ज़्यादा हो। इसके अंदर का होगा तो कुछ भी सुनाई नहीं देगा, सिर्फ पहला वाला वर्ड ही हमें सुनाई देगा, ठीक है। तो जब हम कोई साउंड का रिफ्लेक्शन सुनते हैं ना तो उनके बीच में भी, दो रिफ्लेक्शन के बीच में भी कितने का गैप होना चाहिए, 0.1 सेकेंड का गैप होना ही चाहिए। अगर इससे कम का गैप होगा तो हमें रिफ्लेक्शन नहीं सुनाई देगा, है ना। जैसे कि इस इमेज में हम देख सकते हैं कि एक बच्चा जब बोल रहा है तो बोलते समय उसने जो साउंड सुना अपना, वो साउंड उसके ब्रेन में कितनी देर तक परसिस्ट करेगा, 0.1 सेकेंड के लिए। अब ये साउंड वॉल से रिफ्लेक्ट बैक होके जब उसके पास आती है तो अगर वो 0.1 सेकेंड के इंटरवल के पहले आ गई तब तो वो बच्चा रिफ्लेक्टेड साउंड नहीं सुन पाएगा। लेकिन अगर वो साउंड रिफ्लेक्ट होकर 0.1 सेकेंड के बाद आती है तभी वो बच्चा उस साउंड को सुन पाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है इको। अब इको क्या होता है, जैसे आप पहाड़ों पे घूमने जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, जब हम कोई साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो क्या होता है, हमें साउंड वापस सुनाई देता है ना। जैसे बोलते हैं हेलो तो हमें वापस सुनाई देता है हेलो हेलो हेलो, ऐसे सुनाई देता है। जैसे कोई अपना नाम लेता है, जैसे मैं नाम लूँ अनुपम, तो वो पूरा सुनाई देता है हमें वापस, अनुपम 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 ऐसे करके सुनाई देता है। कुछ भी बोलो, कोई भी वर्ड जब हम बोलते हैं पहाड़ों में जाके, माउंटेन्स में जाके या वैली में बोलते हैं हम, तो क्या होता है हमें वापस सुनाई देता है। तो वापस सुनाई मतलब ये नहीं कि अगर हेलो बोले तो क्या सुनाई दिया, ओ नहीं, हेलो बोले तो पूरा सुनाई दिया, हेलो का हमें हेलो सुनाई दिया। तो पूरा वर्ड जो हम बोलते हैं और हमें पूरा वर्ड जो सुनाई देता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इको बोलते हैं। अब इको अगर कहो कि जैसे बड़े हॉल में हम बोल रहे हैं तो वहाँ पे भी हम जो भी बोलते हैं हमारी आवाज़ें क्या होती है, गूंजती है ना। जैसे हेलो बोले तो पीछे से भी लगता है कि कोई बोल रहा है, जैसे ओ ऐसे साउंड आते रहता है। तो उसको इको नहीं कहते हैं, उसे इको नहीं कहते हैं। इको में बहुत ज़रूरी है कि जो भी हम बोल रहे हैं अगर हेलो बोले तो रिफ्लेक्ट होके भी हमें हेलो सुनाई दे, ये नहीं कि उसका सिर्फ टेल सुनाई दे रहा है ओ, है ना। राधा बोले तो आ, ऐसे नहीं, राधा अगर बोले तो पूरा राधा सुनाई दिया। जैसे पहाड़ों पे बोलते हैं ना, नाम लेते हैं किसी का या अपना या कुछ भी बोलते हैं तो हमें पूरा वर्ड सुनाई देता है रिफ्लेक्ट होके। तो जब पूरा सुनाई देता है ना हमें, तो उसे कहते हैं इको।
आधा नहीं, लास्ट का साउंड नहीं, टेल नहीं, पूरा वर्ड सुनाई दे, उसको क्या कहते हैं? इको बोलते हैं। इको क्या है कि साउंड का रिपीटिशन, कहाँ से कैसे? तो ओरिजिनल साउंड के रिफ्लेक्शन के कारण, है ना। जब भी कोई ओरिजिनल साउंड प्रोड्यूस हुआ तो किसी ऑब्स्टेकल से होके उस साउंड का जब रिपीटेशन हो रहा है ना, रिफ्लेक्ट होके रिपीटेशन हो रहा है और हमें सुनाई देता है, उसको क्या कहते हैं? इको। मतलब दो वर्ड अगर हेलो बोला गया, हेलो बोले तो रिफ्लेक्ट होके वापस क्या सुनाई दिया? हेलो। हेलो बोलने से वापस रिफ्लेक्ट होके हेलो सुनाई दिया, ओरिजिनल साउंड सुनाई दिया, तो उसको क्या कहेंगे? इको कहेंगे, है ना। ये नहीं कि सिर्फ हेलो बोला तो ओ ऐसे करके सुनाई दे, हेलो बोला तो पूरा हेलो सुनाई दे, ठीक है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक सुटेबल रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए। इतना ही नहीं, एक प्रॉपर डिस्टेंस भी होना चाहिए। वो डिस्टेंस अभी हम कैलकुलेट करेंगे कि कहाँ से आता है, लेकिन वो जो डिस्टेंस है वो 17.2 मीटर का होना चाहिए। किसके किसके बीच? तो जो स्पीकर है उसके बीच और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है हमारा उसके बीच, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 17.2 मीटर होना चाहिए। इससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन इतना तो होना चाहिए, तभी वो हमें सुनाई देगा इको, अदरवाइज ये इको नहीं सुनाई देगा। तो हम कैलकुलेट करते हैं इसको। सपोज कि यहाँ कोई बच्चा है, ठीक है, और ये पहाड़ियों पे गया है, ठीक है, ऐसे पहाड़ी है हमारा, माउंटेन पे गया, तो ये अगर बोल रहा है हेलो, हेलो बोला, हेलो बोला तो ये क्या हुआ? ये यहाँ तक गया, है ना, यहाँ गया, उसके बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ। सारे डायरेक्शन में होता है ना, क्योंकि दूर है तो सारे डायरेक्शन में होता है, जितने डायरेक्शन में गया उतने डायरेक्शन में ना, यहाँ गया, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, इधर गया, इधर रिफ्लेक्ट हुआ, इधर गया, इधर रिफ्लेक्ट हुआ, सारे डायरेक्शन में होता है। तो ये जो रिफ्लेक्ट होके वापस इसको क्या सुनाई दे रहा है? हेलो। वापस इसको क्या सुनाई दिया? हेलो, इसके कानों तक पहुंचा, तो ये क्या हो रहा है? इको हो रहा है, ठीक है। तो हम कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, ये मिनिमम कितना होना चाहिए? 17.2 मीटर तो होना ही चाहिए। इससे ज़्यादा हो तो ही सुनाई देगा, लेकिन इससे कम में नहीं सुनाई देगा। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है? स्पीड का फॉर्मूला हमें क्या मालूम है? स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम, है ना, डिस्टेंस बाई टाइम, ये मालूम है। अब अगर हम बात करें स्पीड का, तो साउंड का स्पीड कितना होता है? 344 मीटर पर सेकेंड, है ना। स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है? 344 मीटर पर सेकेंड। और अगर हम बात करें टाइम की, तो हम टाइम क्या जानते थे कि 0.1 सेकेंड तो होना ही चाहिए, है ना, तभी हमारे ब्रेन पे वो परसिस्ट करेगा, तभी हम सुन पाएंगे। 0.1 सेकेंड से कम का टाइम होगा तो हम नहीं सुन पाएंगे। तो हमारा 0.1 सेकेंड टाइम, मतलब इतने देर में हमारे पास साउंड आ जाना चाहिए, 0.1 सेकेंड। अब ये सारे वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्पीड का क्या निकल के आया? ये इसको हम डी लिए, है ना, टाइम हमारे 0.1 सेकेंड, इसको कैलकुलेट करेंगे 344 इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई 0.1, और जब कैलकुलेट करेंगे तो डी कितना आ जाएगा? 34.4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ना, 34.4 मीटर। कितना आया? 34.4 मीटर। अब ये कौन सा डिस्टेंस हुआ? ये डिस्टेंस हुआ साउंड जब यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से वापस सुनाई दिया, है ना। 0.1 सेकेंड वही टाइम होता है ना जिसमें हमें सुनाई दे। तो ये डी कितना हुआ? टोटल डिस्टेंस हुआ, मतलब यहाँ से यहाँ जाके और वापस सुनाई दिया। यानी कि इसको हम अगर देखें तो ये डी कितना है? अगर यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम डी स्मॉल डी एज्यूम करते हैं, तो ये कैपिटल डी इक्वल टू कितना हो गया? 2 स्मॉल डी, है ना, तभी होगा ना, एक बार गया और एक बार आया, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2D। तो जब हम इस D की बात करें, ये डिस्टेंस की बात करें, तो ये कितना हो जाएगा? कैपिटल D बाई 2 हो जाएगा। दैट मीन्स ये डिस्टेंस कितना निकल के आ जाएगा? जब डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये 17.2 मीटर, है ना, 17.2 मीटर आ जाएगा। तो एक इको को सुनने के लिए कम से कम कितना डिस्टेंस होना चाहिए? 17.2 मीटर का डिस्टेंस तो होना ही चाहिए। इसीलिए ये जो इको है ये हमें पहाड़ों में जाके सुनाई देता है ना, बाहर दूर में जाके सुनाई देता है। किसी टॉल बिल्डिंग पे अगर हम बोल के सामने अगर बोलें, है ना, जो बहुत दूरी पे हो तो सुनाई देता है, हमारे कमरों में नहीं सुनाई देता है। जो हम खाली बिल्डिंग में या खाली हॉल में जो आवाज़ सुनते हैं ना, वो इको नहीं होता है। उसमें क्या होता है? हेलो बोलेंगे तो क्या सुनाई देगा? ओ ऐसे आवाज़ गूंजेगा, आवाज़ वहाँ गूंजता है, तो उसको इको नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि हमारे कमरों का डिस्टेंस ये नहीं होता है, 17.2 मीटर का डिस्टेंस नहीं होता है, इससे छोटा होता है, बहुत हो गया 6-7 मीटर का होता है,
इतना डिस्टेंस नहीं होता है, इसीलिए कमरे में इको नहीं सुनाई देता है। तो जो कमरे में सुनाई देता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम रिवर्बरेशन कहते हैं। तो उसके पहले हम देख लेते हैं इको होने के कुछ कंडीशंस को नोट कर लेते हैं। इको के कंडीशंस क्या क्या होते हैं, तो इको सुनने के लिए जो मिनिमम टाइम इंटरवल है वो कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड होना चाहिए। इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड मिनिमम होना चाहिए। इसके साथ साथ जो सोर्स है साउंड का ना, साउंड जहाँ से जनरेट हो रहा है, मतलब जो स्पीकर है और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो भी 17.2 से ज़्यादा होना चाहिए, 17.2 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, फिर हमें इको नहीं सुनाई देगा। हमने कैलकुलेट किया तो वहाँ पे हम क्या निकालें कि जो हमारा डिस्टेंस है वो 17.2 मीटर होना ही चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं, मतलब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू इतना भी होगा तो हमें इको सुनाई दे देगा। उसके बाद ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिपेंड करता है किस पे, तो टेम्परेचर ऑफ एयर पे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो साउंड का स्पीड है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जिस मीडियम में साउंड जनरेट हो रहा है, प्रोपेगेट हो रहा है, तो वो जो प्रोपेगेशन है वो किस पे डिपेंड करता है कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है। तो टेम्परेचर पे चूँकि स्पीड डिपेंड करता है, इसलिए ये जो डिस्टेंस है ये भी वेरी करता है, ठीक है। और हम इको का फॉर्मूला देखें कि एस अगर स्पीड है तो एस इक्वल टू क्या होगा, 2d/t, जिसमें ये डी क्या था, कहाँ कहाँ का डिस्टेंस था, सो सोर्स और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच का डिस्टेंस है ना, सोर्स और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच का डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं, डी बोले। तो एस इक्वल टू 2d/t, और टी हो गया हमारा टाइम इंटरवल है ना, उतने दूर में यहाँ से यहाँ आने में या यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लग रहा है। फिर जो इको है वो और किस पे डिपेंड करता है, तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उस सरफेस का नेचर कैसा है, वो हार्ड है, वो सॉफ्ट है, वो कितनी दूरी पे है, वो रफ है, वो पॉलिश्ड है, वो कैसा है, उस पर भी इको डिपेंड करता है। इतना ही नहीं, कई बार क्या होता है, हम जब पहाड़ियों में जाके कुछ साउंड प्रोड्यूस करते हैं, कुछ बोलते हैं, तो हमें कई बार अलग अलग से सुनाई देता है। जैसे बोल हेलो तो अलग अलग से आएगा, हेलो हेलो हेलो, ऐसे ऐसे अलग अलग से 3-4 साउंड सुनाई देता है। तो क्यों, क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा होता है ना। तो इको जो है एक से ज़्यादा बार भी सुना जा सकता है, और ऐसा क्यों होता है, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन या सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के कारण सुनाई देता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा इको। लेकिन अगर बात करें कि हमारा डिस्टेंस, अगर ये जो सोर्स और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच का डिस्टेंस 17.2 मीटर से कम हो, जैसे हमारे कमरों में, जैसे ऑडिटोरियम में, जैसे सिनेमा हॉल में, है ना, तो वो सब जगह पे क्या होता है कि ये डिस्टेंस कम होता है, फिर भी हमें साउंड सुनाई देती है ना। तो उसमें क्या है, पूरा साउंड नहीं सुनाई देता है, सिर्फ साउंड का टेल ऑफ द साउंड सुनाई देता है, लास्ट का जो वर्ड है, जो साउंड है, वही सुनाई देता है, लास्ट के जो लेटर्स हैं वो सुनाई देते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको रिवर्बरेशन कहते हैं। तो यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रिवर्बरेशन, ये क्या कहता है कि ये कौन सा फेनोमेना है, तो साउंड का परसिस्टेंस। कैसे, तो जब किसी भी बिग हॉल में कोई साउंड प्रोड्यूस होता है, तो उसके वॉल्स, सीलिंग और उसके फ्लोर से साउंड रिफ्लेक्ट होने के बाद हॉल में तब तक गूंजते रहता है जब तक कि वो ऑडिबल ना रहे। उस पीरियड तक जो साउंड हमारा गूंज रहा है, उस जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, रिवर्बरेशन बोलते हैं। जैसे एक हॉल है, ठीक है, एक हॉल में कोई बोल रहा है, कोई स्पीकर है, कोई बच्चा है बोल रहा है, तो ये साउंड कहाँ गया, यहाँ गया, रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ गया, रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ गया, रिफ्लेक्ट हुआ, है ना, हर जगह से रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, हर जगह से रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये जो और रिफ्लेक्ट होकर क्या होता है, गूंजते रहता है, इसी में गूंजते रहता है। तो उसी फेनोमेना को क्या बोलते हैं, रिवर्बरेशन बोलते हैं। कोई भी साउंड यहाँ क्लियरली क्यों नहीं सुनाई देता है, तो क्या है, यहाँ जो टाइम इंटरवल है ना, जैसे हमारे ब्रेन पे कोई साउंड कितने देर तक परसिस्ट करती है, 0.1 सेकेंड तक, है ना, इतना होना चाहिए, इसके बाद ही कोई दूसरा साउंड हम सुन पाते हैं। तो यहाँ जो रिफ्लेक्शन होता है ना, तो इसमें जो ट्रैवलिंग टाइम होता है साउंड का, ये 0.1 सेकेंड से कम होता है, इतना नहीं होता है, इससे कम होता है। इससे कम होने के कारण हमें कोई साउंड क्लियरली सुनाई नहीं देती है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस भी हमारा कम होता है, ये भी 17.2 मीटर नहीं होता है ना, 17.2 मीटर से बहुत कम होता है, बहुत छोटा होता है। तो इसे क्या कहते हैं, रिवर्बरेशन कहते हैं, राइट। तो हम क्या समझे कि रिवर्बरेशन कैसे जनरेट होता है, तो ये जनरेट होता है रिपीटेड रिफ्लेक्शन के कारण। क्यों जनरेट होता है,
रिपीटेड रिफ्लेक्शन के कारण। अब क्या है कि इसको रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे आप देखे होंगे कि ऑडिटोरियम में या पिक्चर हॉल में या कहीं पे हम बोलें, और बोलने से क्या होता है कि जब साउंड रिफ्लेक्ट बैक होती है ना, गूंजने लगती है, तो क्या है, कोई भी साउंड क्लियर सुनाई नहीं देती है। इसलिए वहाँ के सीलिंग को, वहाँ के रूफ को हम ऐसा बनाते हैं कि ये जो रिवर्ब्रेशन है ना, ये जो रिफ्लेक्शन है वो कम हो जाए, साउंड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए, है ना। बोलते हैं ना साउंड प्रूफ बनाया गया है, मतलब साउंड जो है वो एक्स्ट्रा, जो एक्सेस साउंड है वो एब्जॉर्ब हो जाए। तो इसको रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, या तो कर्टेंस, है ना, ये या फर्नीचर बढ़ा देते हैं या कर्टेंस लगा देते हैं। ऐसे चीज़ें बहुत सारी लगाते हैं जिससे हमारा जो एक्सेस साउंड है वो रिड्यूस हो जाए। तो और क्या करते हैं, इसका सरफेस भी हम कुछ इस तरह से बनाते हैं कि वो साउंड रिफ्लेक्ट ना करे ज़्यादा। कई बार हम फाइबर बोर्ड भी यूज़ करते हैं इसके लिए, प्लास्टिक्स यूज़ करते हैं, हैवी कर्टेन, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। ये सब क्यों करते हैं, रिवर्ब्रेशन को कम करने के लिए। इसके लिए क्या क्या चीज़ यूज़ किया जाता है, तो हैवी कर्टेंस यूज़ करते हैं, है ना, हैवी कर्टेंस। फिर और क्या यूज़ करते हैं, कंप्रेस्ड फाइबर, ऊपर लगा रहता है ना वाइट कलर का फाइबर, गत्ते चिपके हुए होते हैं सीलिंग में, तो कंप्रेस्ड फाइबर उसको बोलते हैं, वो रहता है। कैसे रिड्यूस हुआ, हैवी कर्टेंस, कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड, रफ प्लास्टर, प्लास्टिक, ये सारे लगा दिए जाते हैं, या तो सीलिंग में लगा दिए जाते हैं या वॉल पे लगा दिए जाते हैं ना। जिससे क्या होता है, ये सारे क्या है, अब्जॉर्बिंग मटेरियल्स है, ये सारे क्या है, अब्जॉर्बिंग मटेरियल्स है। ये क्या करते हैं कि जो भी साउंड रिफ्लेक्ट होना होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो एब्जॉर्ब करने के कारण क्या होता है कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन नहीं होता है, और मल्टीपल रिफ्लेक्शन नहीं होने के कारण रिवर्बरेशन भी नहीं होता है, रिवर्बरेशन भी रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, तो साउंड क्लियर सुनाई देता है। ठीक है। अब ये जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन है ये हर समय हमारा प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं करता है। ये जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है साउंड का, ये कई बार यूज़फुल भी होता है। तो ये कहाँ यूज़ होता है, इसका क्या यूज़ करते हैं। जैसे स्टेथोस्कोप में हम देखते हैं कि हमें जो साउंड सुनाई देता है वो कैसे सुनाई देता है, ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। इतना ही नहीं, जो लाउड स्पीकर में जब हम बोलते हैं तो वहाँ भी जो साउंड सुनाई देता है वो भी इसी के कारण सुनाई देता है। तो हम इसका यूज़ देखते हैं कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन का आखिर कहाँ कहाँ यूज है। तो पहला यूज़ हमारा होता है मेगाफोन्स, है ना। मेगाफोन्स जैसे मान लो हॉर्न हो गया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे शहनाई, ये सारी चीज़ें हैं, ट्रम्पेट, इन सब में इसका यूज़ है। क्यों भाई, तो ये हमारा कैसा होता है, कुछ ऐसा कोनिकल शेप का होता है, ठीक है ना, ऐसा कुछ होता है कोनिकल शेप का। तो जब यहाँ पे स्पीकर है और जो साउंड प्रोड्यूस होता है, तो क्या होता है, जब साउंड यहाँ जाता है ना तो ये रिफ्लेक्ट होता है ऐसे, फिर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, और इसके बाद ये ऐसे आगे की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाता है। और यहाँ आते आते क्या होता है कि इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है, तो जब भी ये सरफेस पे रिफ्लेक्ट हुआ यहाँ से, तो क्या हुआ, रेंज बढ़ा। यहाँ क्या हो रहा है कि एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है ना, ज़्यादा डिस्प्लेस हो रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहा है रिफ्लेक्ट होते होते, तो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ते जा रहा है। तो हम क्या जानते थे कि लाउडनेस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, है ना। तो जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो लाउडनेस भी बढ़ेगी, लाउडनेस बढ़ी तो क्या हुआ, साउंड ज़्यादा दूर तक जाता है, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ये क्या होता है, आगे की तरफ चला जाता है। अगर मान लो ये एंड नहीं रहता तो क्या होता है, साउंड जैसे आगे चला जाता है, ये इधर इधर चला जाता है, यहाँ से आता इधर चला जाता है, नीचे चला जाता है ना। लेकिन ये क्या हो रहा है कि ऐसे नहीं हो रहा है, ये कोनिकल शेप होने के कारण यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ये आगे चला जाता है। मान लो यहाँ पर्सन है कुछ, तो ये सारा आगे जाता है, ज़्यादा जोर से सुनाई देता है, एक ही डायरेक्शन में सुनाई देता है। तो यहाँ पे किसका यूज हुआ, यहाँ मल्टीपल रिफ्लेक्शन का यूज हुआ। ऐसे ही दूसरा हमारा यूज है इसका स्टेथोस्कोप में। स्टेथोस्कोप कुछ ऐसा होता है ना, ये कानों में लगाने के लिए होता है, और यहाँ पे इसमें ये जो पाइप है वो कुछ इस तरह का होता है। तो इसमें जो भी साउंड आता है हार्ट से, तो वो कैसे रिफ्लेक्ट होता है, यहाँ से इस वॉल पे, फिर इस वॉल पे, फिर इस वॉल पे, फिर इस वॉल पे, ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट होके हमें सुनाई देता है। यहाँ भी क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। इसके कारण क्या होता है कि हमें साउंड क्लियरली सुनाई देता है। थर्ड यूज इसका क्या है, कॉन्फ्रेंस हॉल में, है ना। कॉन्फ्रेंस हॉल ही नहीं, हम पिक्चर हॉल में भी देखते हैं, क्या जो सीलिंग होता है वो कैसा होता है, कर्व बनाया होता है। क्यों कर्व होता है, क्योंकि जो भी साउंड यहाँ जाए वो रिफ्लेक्ट होके सारे कॉर्नर में इवनली स्प्रेड हो जाए, है ना, ताकि सबको इक्वल सुनाई दे, इवनली स्प्रेड हो। इसी के कारण कर्व बनाते हैं सीलिंग। अगर कर्व नहीं होगा तो क्या होगा, ये कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कहीं सुनाई देगा सही से, कहीं नहीं सुनाई देगा। तो इसके पीछे का ये जो कारण है वो यही है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन यहाँ पे यही यूज होता है इसी का, कि जो भी साउंड है वो इवनली यहाँ से रिफ्लेक्ट होके सारे कॉर्नर में जाए, सारे कॉर्नर में इवनली स्प्रेड हो। और कई बार क्या होता है ना, ये साउंड बोर्ड जो है स्टेज के पीछे लगाया जाता है ना, स्टेज के पीछे भी लगाया जाता है। उसका भी वही कारण है
कि जो रिफ्लेक्ट साउंड का रिफ्लेक्शन हो साउंड बोर्ड से, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये सारे कॉर्नर्स में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो। तो वो साउंड बोर्ड की अगर हम बात करें, उसका सरफेस भी कैसा होता है, कर्व भी होता है। जैसे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है ना, कि लाइट इंसिडेंट होने के बाद वो पैरेलल हो जाती है, इसमें भी वही काम होता है। साउंड बोर्ड में भी सेम वही मल्टीपल रिफ्लेक्शन का यूज होता है। इसमें क्या है कि एक कर्व सरफेस होता है, तो जब सोर्स से साउंड जनरेट होके इस कर्व सरफेस पे इंसिडेंट होती है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद अपने एक्सिस के पैरेलल चली जाती है, ठीक है, और इवनली ही जाती है। तो यहाँ पे भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन का यूज होता है। तो ये सारे एप्लीकेशंस और यूजेस हमारे एनसीईआरटी में गिवन है कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन का कहाँ कहाँ यूज है। कई बार मल्टीपल रिफ्लेक्शन हमें नहीं भी चाहिए होता है, क्यों, जब वो रिवर्बरेशन क्रिएट करता है, जैसे कि ऑडिटोरियम में। और कई बार इसका प्रॉपर एक यूज़ भी होता है, जैसे हम लाउड स्पीकर में इसका यूज़ करते हैं, स्टेथोस्कोप में यूज़ होता है ना। कर्व सीलिंग बनाते हैं कॉन्फ्रेंस हॉल का या सिनेमा हॉल का, क्यों, ताकि अच्छे से साउंड सुनाई दे, रिफ्लेक्ट होके अंदर ही आए, बाहर ना जाए। वहाँ पे हम साउंड बोर्ड का भी कई बार यूज़ करते हैं स्टेज के पीछे, वो भी इसीलिए करते हैं ताकि साउंड जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो, स्प्रेड हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, उसमें रेंज ऑफ हियरिंग देखेंगे, ठीक है। तब तक बने रहें चैनल पे। थैंक यू।